हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। अभी तक कंट्रोल सिस्टम में हमने जितने भी सिस्टम देखे उन सब में हम एक कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना चाह रहे थे या उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। वो स्टेबल है, नॉन स्टेबल है, अनस्टेबल है, या किस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है। तो अब जब हम एट द एंड पॉइंट पर आ चुके हैं, काफी हमने कोर्स कवर कर लिया है कंट्रोल सिस्टम का, और जब हम आ चुके हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस अब क्यों पढ़ा जा रहा है। बिकॉज जो भी इससे पहले हमने चीजें पढ़ी वो कुछ चीजें लीनियर सिस्टम के लिए होती थी, कुछ नॉन लीनियर के लिए होती थी, कुछ टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए होती थी, कुछ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए होती थी। सिमिलरली कुछ आपका सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए होता था, कुछ मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट के लिए होता था, सीसो मीमो। कुछ होता था जिसमें इनिशियल कंडीशन 0 थी, कुछ होता था जिसमें इनिशियल कंडीशन से फर्क आपको नहीं पड़ रहा। लेकिन इन सारी कमियों को दूर करके हमने स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम की इक्वेशंस अगर हम बना दें और उसको फिर हम सॉल्व करें तो हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस उसे बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज अ प्रोसेस टू डिजाइन अ कंट्रोल सिस्टम, वेदर इट इज लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, CISO, single input single output, MIMO, multi input multi output, when the initial condition is 0 और non zero। so कैसी भी कंडीशन हो, अगर हम किसी सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं या डिजाइन करना चाहते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन निकालना चाहते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, एक चीज और, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको खुद से स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो किसी भी सिस्टम में कितने स्टेट वेरिएबल होंगे ये आप डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा कोई सिस्टम लिया, ये R लगा हुआ है, या L लगा हुआ है, और यहां कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये R है, ये L है, ये C है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है VI, और यहां पर आपका सपोज आउटपुट वोल्टेज है V0। तो मैं ऐसा बोलूंगा, यहां पर नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है यहां पर L, और यहां पर है C। तो यहां पर जितने भी नंबर स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, उतने ही मैं स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगा। यहां अगर 2 हैं तो मैं 2 स्टेट वेरिएबल्स लूंगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली कुछ इनपुट होगा, सपोज ये वोल्टेज इनपुट है, कुछ आउटपुट होगा, सपोज ये वोल्टेज आउटपुट है। तो इस तरीके से आप स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो इनपुट आउटपुट फिक्स्ड हो जाता है, स्टेट वेरिएबल्स 2, 3, 4 डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी सिस्टम का जितना भी ऑर्डर होगा, सपोज इस सिस्टम का जो ऑर्डर होगा वो है 2। ठीक है, तो जितना भी ऑर्डर होगा उतने ही आप क्या करेंगे, स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। अगर किसी सिस्टम का ऑर्डर 2 है, मैक्सिमम ऑर्डर, तो उसके स्टेट वेरिएबल्स भी 2 हो जाएंगे। अगर 3 होगा तो 3 हो जाएंगे। और ऑर्डर ही आपका नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। ये मैं काफी पहले आपको क्लासेस में बता चुका हूं कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर कि ये एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। तो फर्स्ट है, दिस अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा, वैसे मैं बता चुका हूं क्या होता है, लेकिन फिर भी यहां डिफाइन कर देता हूं। लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, वैसे अगर ग्राफ की बात करें तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट ना होकर कैसी भी लाइन हो सकती है वो। ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग की बात करें, वर्डिंग की बात करें, तो लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 2 चीजों को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई भी सिस्टम इन 2 चीजों को फॉलो कर रहा है तो वो लीनियर सिस्टम हो जाएगा, एंड इफ वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। तो ये अप्रोच लीनियर पे भी हो सकती है, नॉन लीनियर पे भी हो सकती है। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बता चुका हूं पहले भी, फिर भी ब्रीफ, कि जो सिस्टम टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब सिस्टम का कोई भी पैरामीटर अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो टाइम वेरिएंट, और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सिमिलरली सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये मैंने यहां पर अभी मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूं। सीसो पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड मीमो पे भी अप्लाई कर सकते हो। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का मतलब होता है ये इनपुट आया, ये कोई सिस्टम है, मतलब कोई भी प्लांट या उसका गेन, और ये आउटपुट आ गया। मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट का मतलब होता है इनपुट के अंदर बहुत सारी लाइंस, देन आपका प्लांट एंड मल्टी आउटपुट, और आउटपुट भी काफी सारी लाइंस से निकलेगा। तो सीसो मीमो किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इनिशियल कंडीशन 0 हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, नॉन 0 तो भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट स्पेस टेक्निक्स। दिस इज ईजियर टू अप्लाई वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन नॉट बी अप्लाइड। ये सिस्टम हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं होता है।
ठीक है। तो जितना बड़ा सिस्टम, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, क्या सिस्टम का ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है ना तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहां पर एक बेनिफिट है, स्टेट वेरिएबल में सपोज 5 ऑर्डर सिस्टम था, 5 ऑर्डर सिस्टम था, ठीक है, तो 5 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट उसमें अलग अलग तरीके के लगे हुए हैं, 5 ऑर्डर है। तो मैं क्या करूंगा ना, 5 स्टेट वेरिएबल ले लूंगा लेकिन सिंगल ऑर्डर के, 5 अलग अलग स्टेट वेरिएबल ले लूंगा सिंगल ऑर्डर के। तो अब बताओ सिंगल ऑर्डर को सॉल्व करना इजी है या फिफ्थ ऑर्डर को सॉल्व करना इजी है? जाहिर सी बात है सिंगल ऑर्डर को, लेकिन सिंगल ऑर्डर के 5 पेयर मैंने ले लिए, तो एक ही तो बात है, सिंगल ऑर्डर ऑफ 5 पेयर या 5 ऑर्डर का एक ही पेयर। तो इजीएस्ट कौन है अगर मैं सिंगल ऑर्डर के 5 ले लूं, हार्डेस्ट कौन है अगर मैं फिफ्थ ऑर्डर को सॉल्व करूं? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जहां परफॉर्म नहीं कर सकते हो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हो ड्यू टू दिस रीजन। थर्ड इज nth order differential equations can be expressed as an equation of first order whose solution are easier। अब देखो मैंने जो आपको बताया वही लाइन है, n order differential equation। n ऑर्डर क्या है, जैसे मैंने 5 का एग्जांपल लिया था, 5 है ना, कैन बी expressed as n इक्वेशन, मतलब 5 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की 5 इक्वेशन मैंने ले ली, whose solution are easier, जिसका सॉल्यूशन अगर मैं कंपेयर करूं फिफ्थ ऑर्डर से या nth ऑर्डर से तो इजी होता है। तो nth ऑर्डर लेने की बजाय मैं सिंगल मतलब n इक्वेशन ले लूंगा फर्स्ट वन ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। इट इज अ टाइम डोमेन अप्रोच, ध्यान रखेंगे ये कैसी अप्रोच है, टाइम डोमेन अप्रोच है, इसको आप टाइम डोमेन के अंदर सॉल्व करते हैं। एंड बिकॉज ये टाइम डोमेन है सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटेशन। डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटेशन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज दिस इज द टाइम डोमेन अप्रोच, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि स्टेट वेरिएबल होता क्या है, स्टेट वेरिएबल अप्रोच क्या होती है, टेक्निक क्या होती है और उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर समझते हैं इसको। मैं यहां पर एक सिस्टम ले रहा हूं, स्टेट वेरिएबल इक्वेशन का n ऑर्डर सिस्टम ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने इनपुट बनाए हैं, ठीक है, दीज आर दी इनपुट एंड दिस इज nth ऑर्डर इक्वेशन या nth ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ये nth ऑर्डर सिस्टम है, मैंने यहां इनपुट बना दिए, इस तरीके से ये इनपुट चलेंगे और लास्ट में ये आ जाएगा। तो इनपुट को मैं नाम दे रहा हूं u1 t, u2 t, u3 t एंड अप टू सो ऑन up t। मतलब इनपुट जो है 1 2 अप टू सो ऑन कहां तक चलेगा, p तक चलेगा। दिस इज मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं मीमो सिस्टम है ये, MO सिस्टम, ये मीमो सिस्टम है आपका, ठीक है। सिमिलरली मैं आउटपुट निकालता हूं, इसके आउटपुट को मैं y से डिफाइन करता हूं। सो दिस इज y1t, y2t, y3t एंड इसी तरीके से अप टू yqt। मैंने इनपुट को p से डिफाइन करा है और आउटपुट को q से डिफाइन करा है। अब बात आएगी सर इनपुट आउटपुट तो बता दिया, स्टेट वेरिएबल आपने नहीं बताया, तो स्टेट वेरिएबल अब मैं डिफाइन करूंगा। कितना ऑर्डर है, nth ऑर्डर सिस्टम है, तो nth ऑर्डर सिस्टम में मैं n सिंगल ऑर्डर के वेरिएबल्स ले लूंगा। तो पहला हो गया x1t, स्टेट वेरिएबल को x से डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा x2t, सिमिलरली x3t और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते xn t। ये हो जाएगा आपका nth ऑर्डर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट वेरिएबल इक्वेशन। तो जितने भी इनपुट थे सारे इनपुट लिए, बीच में सिस्टम है ही आपका, वहां मैंने सारे आउटपुट ले लिए हैं। इनपुट p से डिनोट किया है, आउटपुट को q से डिनोट किया है और स्टेट वेरिएबल को मैंने n से डिनोट किया है। अब चलते हैं ये होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक सिस्टम बना लेता हूं, मतलब एक इक्वेशन बना लेता हूं, xt की एक मैट्रिक्स बना लेता हूं। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स रहती है, जो मैंने मैट्रिक्स अलजेब्रा आपको पढ़ाई थी वो इसी के लिए पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स रहती है और कॉलम मैट्रिक्स में इसमें वैल्यू है x1t, x2t, x3 अप टू xnt। तो क्या इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका एक कॉलम है, n रोज है, n क्रॉस 1, दिस इज xt, ठीक है। सिमिलरली अब मैं लेकर के चलता हूं इनपुट ut, इनपुट वेक्टर ये हो जाएगा आपका u1t, u2t, u3, u4 अप टू u के साथ मैंने लिया था p, upt। इसके अगर ऑर्डर की बात की जाए सो दिस इज p क्रॉस 1,
सिमिलरली आउटपुट वेरिएबल भी उठाते हैं. आउटपुट वेरिएबल इज yt. So output vector will be y1t, y2t, y3, y4 up to yqt, and the order of this output variable will be q क्रॉस 1. यहां पर मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए. ठीक है, पहला है आपका स्टेट वेरिएबल. इसका नाम अगर मैं दूं तो दिस इज स्टेट वेक्टर नाम देंगे. वेरिएबल तो x1 x2 हो गए. दिस इज स्टेट वेक्टर. ठीक है, दिस इज इनपुट वेक्टर. दिस इज आउटपुट वेक्टर. तो ये 3 वेक्टर मैं यहां पर डिफाइन कर चुका हूं. अभी और भी करेंगे, अभी देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. अभी तक हमने ये समझा कि 3 जो वेक्टर हमने देखे थे, इनपुट, आउटपुट एंड स्टेट वेरिएबल, इनसे वेक्टर कैसे बनाए मैंने. वेक्टर इसके कॉलम वेक्टर रहेंगे, मतलब कॉलम मैट्रिक्स रहेंगी. कॉलम मैट्रिक्स n क्रॉस 1, p क्रॉस 1, q क्रॉस 1 की फॉर्मेट में ही रहेंगी. दिस इज फिक्स्ड. ठीक है, अब p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो, 10 हो, 4 हो. ठीक है, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, q की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. नाउ अब हम बनाते हैं स्टेट वेरिएबल मॉडल. तो यहां पर अब मैं बनाने वाला हूं स्टेट वेरिएबल मॉडल. ये क्या होता है, दिस इज x डॉट टी. अब ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं इस पे ध्यान देंगे. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी. मतलब जो भी आपका x वेरिएबल था, x वेरिएबल को मैंने क्या नाम दिया था, आपका स्टेट वेरिएबल. ठीक है, जो भी स्टेट वेरिएबल था, या एक्स टी अगर मैं बात करूं एरे की या मैट्रिक्स की या वेक्टर की, तो एक्स टी वेक्टर आपका स्टेट वेरिएबल वेक्टर था. ठीक है, स्टेट वेक्टर था. स्टेट वेक्टर का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे x डॉट टी मिलता है, x डॉट टी. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x डॉट टी इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स टी प्लस b इंटू यू टी. एक्स टी ए एक्स टी बी यू टी. ठीक है, अब यहां पर हम चेक करते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन मैं दे रहा हूं, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर कि किस तरीके से दिया जाता है. तो ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कैसे कैसे रहेगा. तो सबसे पहले x डॉट टी. अच्छा, किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा. तो आपका जो ये वेक्टर है, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1. कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है ये. ठीक है, n इसमें रोज हो गई और एक आपका कॉलम हो गया. a क्या है, a को अभी चलते हैं, पहले जो जो चीजें पता है उसको देखते हैं. ठीक है, xt क्या था आपका, xt आपका था p के साथ. तो ये था p क्रॉस 1 वेक्टर या मैट्रिक्स, और ये था आपका q क्रॉस 1 के साथ. ठीक है, तो अब जो यहां पर a आ गया आपका, अब आपको ये पता होना चाहिए कि a जो है उसके, अगर मैं a और x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम होना चाहिए. तो इसका सेकंड एलिमेंट तो p हो जाएगा, और आपको चाहिए n क्रॉस 1. तो जब p कैंसिल आउट होगा तो यहां 1 है तो आगे क्या आ जाएगा, यहां पर n. तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस p हो जाएगा. a क्या है मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं, अभी हम ये ऑर्डर समझे, है ना. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहां पर, अगर ये 1 है, ये q है, तो बीज का जो ऑर्डर होगा वो लास्ट में होगा q. ठीक है, बीच में डॉट लगा देता हूं और इधर हो जाएगा n. तो फाइनल मेरे पास ऑर्डर बनता है n क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू np डॉट p1 प्लस, यहां प्लस है बीच में, nq डॉट q1. आप देखिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, और जो नया होता है वो n क्रॉस 1 बनता है. ये p सेम हो गया, नया हो गया n क्रॉस 1. n क्रॉस 1 को n क्रॉस 1 से प्लस करोगे तो n क्रॉस 1 ही आपका आंसर आना चाहिए. तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं एकदम एग्जैक्टली सही है. ठीक है, यहां पर आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से ये बनती हैं. अब बात आती है सर xt समझ में आया कि स्टेट वेक्टर है आपका, ये x डॉट टी, ये भी आपका स्टेट वेक्टर ही है, और ये आपका इनपुट वेक्टर है. a एंड b क्या हैं तो उसको अपन यहां पर डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज a? a इज सिस्टम मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास स्टेट मैट्रिक्स. स्टेट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, np. सिमिलरली व्हाट इज b? b जो है आपका ये कंट्रोल मैट्रिक्स है. क्या है, कंट्रोल मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमारे को ये इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखनी है स्टेट वेरिएबल के. xt डॉट इज इक्वल्स टू a xt प्लस b ut. ठीक है, सारे ऑर्डर में आपको समझा चुका हूं, सारी चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं. तो फाइनली मेरे पास ये एक
जो मैं स्टेट वेरिएबल मॉडल बनाना चाहता हूं उसकी एक इक्वेशन यहां पर आ गई है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन रहेगी। नेक्स्ट जो मेरे पास इक्वेशन रहेगी वो रहेगी इसकी आउटपुट इक्वेशन y t इज इक्वल्स टू c, a b हो चुका है, c x t प्लस d u t। सेम वापस चलते हैं, पहले ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर चेक कर लेते हैं। y t का ऑर्डर क्या था, y t का ऑर्डर था q क्रॉस 1, ठीक है, y आपका आउटपुट था, है ना, आउटपुट क्या था q क्रॉस 1। xt का ऑर्डर मुझे पता है, xt का ऑर्डर था आपका n क्रॉस 1, ये आपका कॉलम वेक्टर था जिसमें n वेरिएबल्स थे, और ut आपका इनपुट वेक्टर है तो ये हो जाएगा p क्रॉस 1। आपको पता है कि d को सही करने के लिए यहां पर p ही होना चाहिए, ये q क्रॉस 1 है तो यहां पर q हो जाएगा। सिमिलरली यहां लगाएंगे डॉट, इसको सॉल्व करने के लिए n ही होना चाहिए और यहां पर हो जाएगा qn। अब चेक कर लेते हैं सही है या गलत, तो सही गलत चेक करने के लिए ये n से n कैंसिल आउट, q1 बचा, p से p कैंसिल आउट, q1 बचा, तो सारी चीजें मुझे पता है यहां पर, ठीक है। तो qt वेक्टर क्या, सॉरी y वेक्टर क्या है यहां पर, y इज आउटपुट वेक्टर, ये पता लग गया सही, x इनपुट वेक्टर, x आपका स्टेट वेक्टर, u आपका इनपुट वेक्टर। अब c और d बचा है तो c और d को देख लेते हैं, c और d क्या कौन सी मैट्रिक्सेस हैं यहां पर, ठीक है। सो c यहां पर है ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स, ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा आपका रहेगा q क्रॉस 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। और जो d है आपका, व्हाट इज d, d इज ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। अब जो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स है आपकी, उसका जो ऑर्डर रहने वाला है दैट इज q क्रॉस 1। यहां तक मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। मैं दोनों इक्वेशंस को वापस से लिख रहा हूं क्योंकि हमें बार बार यही चीज यूज करनी है। तो दोनों इक्वेशन मेरी जो स्टेट वेरिएबल मॉडल था, मैं वापस लिख देता हूं यहां पर, स्टेट वेरिएबल मॉडल, ठीक है। पहला था x डॉट टी इज इक्वल्स टू a डॉट एक्स टी प्लस b डॉट यू टी, और यहां था y टी इज इक्वल्स टू c डॉट एक्स टी प्लस d डॉट यू टी। दीज टू आर स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस और स्टेट वेरिएबल मॉडल। ये दो इक्वेशन आपकी स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस कहलाती हैं और ये मॉडल कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज समझ में तो आ गई, न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखिए ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं कि स्टेट वेरिएबल इक्वेशन में हम न्यूमेरिकल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें R, L और C तीन चीजें लगी हुई हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की बात करूं तो सिर्फ L और C ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं स्टेट वेरिएबल भी मैं सिर्फ दो ही लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक करंट फ्लो करा लेता हूं, ये करंट हो गया मेरा IT। सबसे पहले मैं जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं उसको डिफाइन कर लेता हूं। सबसे पहले इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, इनपुट वेरिएबल होता है UT। एक ही इनपुट वेरिएबल है तो उसको UT ही लूंगा, वो है आपका VIT के नाम से। और आपके जो स्टेट वेरिएबल है, दो स्टेट वेरिएबल, दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, दो स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं। तो x1t आपका मैं लेकर के चलता हूं, ये IT, ठीक है, IT। और x2t मैं लेकर के चलता हूं जो सेकंड वेरिएबल हो सकता है वो मैं ले लेता हूं V0t, ठीक है। आपके ऊपर है, आप कोई से भी वेरिएबल ले सकते हैं। आउटपुट क्या क्या हो सकता है, तो y1t, आउटपुट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो y1t तो एक तो आपका V0t है ही, ठीक है। y2t जो हो सकता है ये कौन सा रह सकता है आपका, y2t मैं ले लेता हूं जो मैंने इनपुट मतलब जो करंट लिया है IT के साथ, और y3 वेरिएबल ले लेता हूं मेरे रेजिस्टेंस की वोल्टेज VR, एंड y4t मैं ले लेता हूं मेरे कैपेसिटेंस की इंडक्टेंस की वोल्टेज VL। ये सारे के सारे वेरिएबल्स में यहाँ डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। इसमें वापस से मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने इनपुट वेरिएबल लिया है वो इनपुट वेरिएबल है मेरा VIT, और जो दो स्टेट वेरिएबल ले रहा हूं वो ले रहा हूं I और V0, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, V0 हो सकता है, I हो सकता है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज हो सकती है, इंडक्टर की वोल्टेज हो सकती है, कैपेसिटर की वोल्टेज ही V0 की वोल्टेज है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं VC बोलता हूं तो वो V0 के बराबर ही होगी, वो V0 आपका x2 के बराबर ही होगा या y1t के बराबर ही होगा, ठीक है। नाउ अप्लाई KCL अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर लूप के अंदर, अप्लाई KVL करेंगे, KCL नहीं KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL अप्लाई करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये जाएगा VIT
शुड बी इक्वल्स टू आर इंटू आई टी, आर इंटू आई टी प्लस एल और आई टी। अच्छा, एल और आई टी जब भी आता है तो आप किस तरीके से उसे लिखते हैं, ये होता है एल डी आई टी डिवाइडेड बाय डी टी। कैपिटल आई ले रहे हो तो कैपिटल आई ले लो, है ना। ये हो गया मेरा इसका। कैपेसिटर के साथ वोल्टेज वी नॉट टी है, उसको वी नॉट टी लिख सकते हो आप, प्लस वी नॉट टी। जितनी भी इक्वेशंस आपने पीछे लिए उन सब इक्वेशंस का यूज करना है, यूज कीजिए। तो वी आई टी, व्हाट इज वी आई टी? वी आई टी ये रहा, वी आई टी आपका होता है यू टी। तो मैं इसको बोल देता हूं, मैं पेन अलग यूज करता हूं यहां पर, ये हो गया आपका यू टी। आर तो आपका आर है ही, आई टी x1 है, चलिए जी ये हो गया x1 टी प्लस एल। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक एस लगता है, ठीक है, एक एस लगता है, लगा दिया। आई टी, व्हाट इज आई टी? आई टी आई टी आई टी आई टी x1 टी, x1 टी। या फिर मैं इसको एस बिना लगाए x1 टी का डॉट लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x1, ऐसे करते हैं। एंड वी नॉट, व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट वी नॉट वी नॉट इज x2 टी। ये हो गया आपका x2 टी, ठीक है। जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी उसमें x डॉट टी इस तरफ था और बाकी सारी चीजें इधर थी, ऐसे ही करते हैं। तो इसको लाते हैं इधर, बाकी सब उधर। तो ये हो जाएगा l x1 डॉट टी इज इक्वल्स टू यू टी माइनस में r x1 टी माइनस में x2 टी। ये L को सब जगह डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस L को सब जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1/L R/L एंड 1/L, ये हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे कंपेयर कर सकता हूं कि x डॉट टी इज इक्वल्स टू x1 x2 पहले आता है और वो बाद में जाता है ना। तो मैं इसको लिखता हूं माइनस R/L x1 टी माइनस 1/L x2 टी एंड प्लस 1/L यू टी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करना चाहूं तो मैट्रिक्स कैसे हो जाती है, x डॉट टी इज इक्वल्स टू a एक्स टी प्लस b यू टी। देखो इस फॉर्मेट में है क्या, तो x डॉट टी तो आपका जो है ये है x1 डॉट टी, a अभी छोड़ दो, xt क्या है, a को अभी छोड़ रहा हूं, xt ये रहा, x1 और x2 इसमें दो चीजें हैं, तो मैं a को अभी यहां पर ड्रॉप करता हूं और x1 और xt बनाता हूं। ये तो आपको पता है ना कि कॉलम मैट्रिक्स थी x1t और x2t। सिमिलरली b को एक बार मैं ड्रॉप कर रहा हूं, b को, b के बाद ut, व्हाट इज ut? ut तो आपका एक ही था इनपुट वेरिएबल, वो आपका ut ही था, ठीक है। यहां पर ये वेरिएबल आ गया। अब ये देखेंगे कि x2t जो है x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में रखता है, x1 के साथ है माइनस R/L। तो पहला एलिमेंट इसका हो जाएगा माइनस R/L, ठीक है। और x1 के साथ तो ये हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये आपकी ऐसे रो इस कॉलम से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। या बोलो कि इनके जितने भी कॉलम्स है, इसके जितने भी रोज हैं उसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका बन गया माइनस R/L, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस 1/L, तो ये हो जाएगा माइनस 1/L x2, माइनस 1/L के साथ x2 मल्टीप्लाई हो गया और 1/L के साथ UL है, और ये हो गया 1/L के साथ UL। तो पहली इक्वेशन तो सेट हो गई, पहली इक्वेशन तो ऐसे सेट हो गई कि ये जो मैट्रिक्स थी x1t, ये हो गया है x1t इज इक्वल्स टू माइनस R/L x1 प्लस में माइनस 1/L R2 और प्लस 1/L UT। तो पहली इक्वेशन मैंने यहां से करके सेट कर ली, ठीक है। ऐसे अब एक और इक्वेशन निकालेंगे, उसको फिक्स करेंगे और मेरे पास स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगी। तो दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक एक इक्वेशन करके अपन चल रहे हैं ना। तो अभी ये मैट्रिक्स पूरी नहीं है, अभी इस मैट्रिक्स में यहां पर दो वैल्यूज और आएंगी, यहां पर भी आएगा कुछ, यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर दो पे कुछ वैल्यू आएगी और यहां पर कुछ वैल्यू आएगी। चाहे कुछ भी आए, 0 आए, 1 आए, XYZ कुछ भी आए, वो वैल्यूज तो आएंगी, तो उसको निकालते हैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं, चलिए सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ KVL लगा लिया है। अब मैं इस ब्रांच का निकालता हूँ, ठीक है। इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहा है, IT। तो मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, वापस मैं रिपीट कर लूंगा। सो IT इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है।
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V अपॉन आर। और V क्या है आपका, कैपेसिटर के साथ है, तो कैपेसिटर के साथ जो भी V होता है उसको किस तरीके से लिखेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा C dV नॉट डिवाइडेड बाय dt। कैपेसिटर के साथ आपकी वोल्टेज क्या है, dV नॉट डिवाइड बाय V अपॉन आर था, तो V एरा और C कैपेसिटर का हो गया। तो एक ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को भी आप क्या करें, जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई थी यहां पर KVL लगा करके, है ना, ये इक्वेशन पहले बनाई थी, फिर सारे वेरिएबल्स को मैंने चेंज कर दिया था, V को U, जो मैंने इक्वेशन मानी है उनके अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी मैंने इक्वेशन मानी हुई है, उसको चेंज करता हूं। तो IT का मतलब होता है x1, तो ये हो जाएगा आपका x1 t इज इक्वल्स टू C ही रहेगा, V नॉट, व्हाट इज V नॉट, V नॉट है आपका x2 के साथ डॉट लगेगा, तो ये हो जाएगा d डिवाइड बाय dt ऑफ x2, तो मैं बोल सकता हूं x2 डॉट। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं x2 डॉट निकालना चाहूं, यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा x2 डॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c x1t, 1 अपॉन c x1t। तो x2 डॉट को 1 अपॉन c x1 चाहिए, और कुछ इसमें इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, तो x2 डॉट तो आ जाएगा आपका यहां पर x2 डॉट t, x1 के साथ था 1 अपॉन c में, x2 के साथ कुछ नहीं था, u के साथ कुछ नहीं था, तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने जो स्टेट वेरिएबल इक्वेशन देखी थी x1 डॉट t इज इक्वल्स टू a xt प्लस b ut, तो वहां पर ये सारी मैट्रिसेस आ चुकी हैं। ये आपकी स्टेट मैट्रिक्स है, बता चुका हूं, a क्या है, xt क्या है, b क्या है, ut क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। तो ये है आपका स्टेट वेरिएबल मॉडल। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है अब उसे निकालते हैं, आपको फाइनल आंसर पता चलेगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। ओके, सेकेंड जो इक्वेशन थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि yt इज इक्वल्स टू cxt प्लस dut। उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, उसको निकालने के लिए जितने भी वेरिएबल्स माने थे ना, आउटपुट वेरिएबल, उन सबको वापस लिखता हूं। तो आउटपुट वेरिएबल मेरा सबसे पहला था y1t, 4 थे, y2t, y3t और y4t। मैं इन सब की वैल्यू ले आता हूं, ये रहा। y1 इज इक्वल्स टू v नॉट, y2 इज इक्वल्स टू it, v नॉट t it, तो ये हो जाएगा v नॉट t it एंड v3 था मेरा, मेरे को याद है आपकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज थी, और ये आपकी इंडक्टेंस की वोल्टेज थी। दिखा देता हूं आपको, ये आपकी रेजिस्टेंस की वोल्टेज थी, ये आपकी इंडक्टेंस की, सब टाइम डोमेन में चल रहा है, तो टी लगाते हुए चलें सब पर। ठीक है, पहली मेरी थी y1 इज इक्वल्स टू v नॉट। अब v नॉट क्या है x1 x2 की फॉर्मेट में, v नॉट क्या है x2t, तो मैं इसको बोल सकता हूं x2t। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरा, मैं रेड पेन लेता हूं यहां पर, इज इक्वल्स टू x2t। सिमिलरली इस पे आइए, y2t इज इक्वल्स टू it, एंड it क्या है, it है x1, तो ये हो जाएगा x1t, यहां हो जाएगा x1t। ओके, देन VR, व्हाट इज VR? VR को पहले आप खुद तो सॉल्व करें, VR है क्या, व्हाट इज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये है R इंटू IT, तो मैं पहले इसको R इंटू IT लिखूंगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू R इंटू IT, तो R तो R ही रहेगा, IT को क्या बोला है वो देख लेते हैं। IT को बोला x1, तो मैं बोल दूंगा x1t। सिमिलरली VL, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर आपने कैसे लिखी थी, ये हो जाती है L di डिवाइड बाय dt, तो L का तो हो गया L, एंड I का भी लिखा है अपन ने x1, तो डॉट में मतलब d डिवाइड बाय dx है, तो x1 डॉट t यहां पर हो जाएगा। तो ये चारों इक्वेशन मेरे सामने यहां पर फाइनल आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है, डिफाइन करना है, इन सारी इक्वेशंस को मुझे डिफाइन करना है। तो किस तरीके से मैं इक्वेशंस बना सकता हूं। ओके, एक चीज और, अभी जो आपने ये लिखा है L डॉट x1 डॉट t, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूं। अभी ये जो x1 डॉट t ये मैं निकाल चुका हूं, वो वाली वैल्यू डालता हूं यहां पर, तो L मल्टीप्लाइड विद x1 डॉट t। व्हाट इज x1 डॉट t? x1 डॉट t, दिस इज x1 डॉट t। x1 डॉट t इज इक्वल्स टू माइनस r बाई एल x1, माइनस, इसको भी मैं अलग कलर लेता हूं, माइनस r बाई एल x1t, माइनस r बाई एल x1t, माइनस 1 बाई एल x2t, माइनस 1 बाई एल x2t, प्लस 1 बाई एल ut, 1 बाई एल
ut। तो फाइनल जो मेरा y4t है इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं कि y4t शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा l अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस आर x1t माइनस आर x1t, l अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस x2t माइनस x2t, l और 1/l कैंसिल आउट होंगे, ut ये बचेगा प्लस ut। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको यूज नहीं करें, 4 बन चुके, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ये 1 2 3 4 जो इक्वेशन बनी, इससे अब मैं सॉल्व करता हूं किस तरीके से मेरे आउटपुट वेरिएबल्स बनते हैं। तो आउटपुट वेरिएबल्स मैंने 4 लिए थे, यहां पर वापस y1t y2t y3t y4t शुड इक्वल्स टू, आपको इसको किससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है y वाली इक्वेशन से, इससे। सो yt इज इक्वल्स टू c xt प्लस d ut। तो yt मैं लिख चुका हूं, c देखते हैं क्या बनने वाला है, xt आपको पता है कितने आपने x लिए हैं, x1 और x2 दो लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मैं a के लिए मतलब c के लिए जगह छोड़ रहा हूं जो c मैट्रिक्स थी, और उसके बगल में मेरा x1t x2t दो हैं, तो यहां पर भी दो ही होंगे, ठीक है, ये दो इन दो से मल्टीप्लाई होता है तो दो ही होंगे। तो चेक कर लेते हैं, y1t वाली इक्वेशन उठाओ पहले, या फिर चलो पूरा इक्वेशन लिखता हूं, प्लस उसके बाद एक मैट्रिक्स आएगी आपकी डी मैट्रिक्स, ठीक है, डी मैट्रिक्स के बाद आएगी एक आपकी यू मैट्रिक्स ut, और ut तो आपका ut था ही, एक ही है उसमें, तो इनपुट वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर, हम लिखते हैं जो जो इक्वेशन जो जो आंसर्स हमें निकाले, हमने निकाल लिए। तो सबसे पहले y1t लेकर के चलता हूं, y1t में x2 है ओनली, x1 नहीं है, x1 नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और x2 है ओनली वो भी 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 0 1, x1 है x2 नहीं है तो ये हो जाएगा 1 सेकंड में, और ये हो जाएगा 0। भाई y1t इज इक्वल्स टू 0 x1 एंड 1, और ut भी नहीं था तो इसको भी 0 कर लेते हैं, चलो y2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 0, और वो भी 0, 3 पे आओ, 3 3 3 y3t, ये है आपका r इंटू x1, इसमें भी u नहीं है, r के साथ x1 है बस, तो x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा r, x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं, u के साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं, और फोर्थ इक्वेशन तो ये रही आपके सामने, x1 के साथ मल्टीप्लाई है माइनस में r, ठीक है, और x2 के साथ मल्टीप्लाई है माइनस का 1, और u2 के साथ मल्टीप्लाई है 1। तो दिस इज योर फाइनल स्टेट वेरिएबल इक्वेशन। इस सिस्टम को सॉल्व आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये किसी भी तरीके का सिस्टम हो, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, सीसो, मीमो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहां पर सारी की सारी इक्वेशंस निकाल लिए, ठीक है, जिसमें इनपुट आपका एक ही था, स्टेट वेरिएबल आपके दो थे बिकॉज नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट दो थे, और आउटपुट आपने लिए थे चार वेरिएबल्स यहां पर आपने आउटपुट लिए थे। उसके थ्रू आपने इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा दिया। वो इक्वेशन मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं कि x डॉट टी इज इक्वल्स टू axt प्लस but एंड yt इज इक्वल्स टू cxt प्लस dut। इनको आपने सेटिस्फाई करवाया। अब वैल्यूज क्या क्या आई a b c d की मैं फाइनल यहां पर लिख लेता हूं। सो a इज इक्वल्स टू माइनस r बाई एल माइनस 1 बाई एल 1 बाय c एंड 0, माइनस r बाई एल माइनस 1 बाई एल 1 बाय c एंड 0, दिस इज a। b क्या आया आपका 1 बाई एल एंड 0, दिस इज b, 1 बाई एल एंड 0, 1 बाय एल एंड 0। c क्या आया आपका, व्हाट इज c, जस्ट पिछली साइड पे 0 1 1 0 r 0 माइनस r माइनस 1, 0 1 यस 0 1 1 0 r 0 माइनस r माइनस 1, r 0 माइनस r माइनस 1 एंड d जो आपका आया है वो आया है 0 0 0 एंड 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर चारों की मैट्रिक्स, चारों मैट्रिक्स जो ए बी सी डी मेरी थी, उनको जिनको मैंने डिफाइन किया था वो सारी की सारी मैंने यहां पर फाइंड आउट
कर ली हैं। अब इनसे आप कैसे निकालते हैं ये कंट्रोलेबल है या नहीं है, ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, किस तरीके से इसके आइगन वैल्यूज की बात करूं या बाकी की चीजों की बात करूं, तो पहले आपको ये स्टेट स्पेस मॉडल बनाना आना चाहिए। स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के बाद ये कंट्रोल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ट्रांसमिशन मैट्रिक्स हो गई, ये चारों की चारों मैट्रिक्स ए बी सी डी आपको बनानी आनी चाहिए। और किस तरीके से इनका यूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ए बी सी डी को कैसे यूज किया जाता है। यहां तक जो हमने सीखा मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं वापस से। जो आज की क्लास में हमने देखा वो ये देखा कि जो स्टेट स्पेस मेरा मॉडल होता है वो क्यों जरूरी है, ठीक है। किसी भी स्टोरिंग एलिमेंट मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इनके एडवांटेजेस हैं, काफी सारी एडवांटेजेस के बाद ये सिस्टम होता है nth ऑर्डर सिस्टम है। nth ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व करना हार्ड है, मतलब टफ है, बजाय कि मैं n सिंगल ऑर्डर की इक्वेशंस ले लूं, ये मैंने ले लिए हैं और उनको मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका स्टेट वेक्टर है, इनपुट वेक्टर है, आउटपुट वेक्टर है। इसी तरीके से इसमें आप रखेंगे तो ए जो है आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है, स्टेट मैट्रिक्स कहलाती है, बी जो है आपकी कंट्रोल मैट्रिक्स कहलाती है, सी ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स कहलाती है, डी ट्रांसमिशन मैट्रिक्स कहलाती है। ऑर्डर सेम रहेंगे जब भी आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी आपने जो फाइनल आंसर देखा उसके अंदर जो ऑर्डर अगर सेम नहीं होते तो मल्टीप्लीकेशन ना हो पाता। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, इस लाइन का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो एक कंपोनेंट मिलेगा, इसका इसके साथ होगा, दो कंपोनेंट मिलेंगे, ये रहे दो, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, दो मिल गए कंपोनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा सही होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे काफी प्रेशराइज किया था। यहां पर देखिए 4x1 है तो ये रहा 1 2 3 एंड 4, तो ये भी 4x1 मैट्रिक्स देगा। ऐसे ही 1 2 3 एंड 4 ये भी 4x1 की मैट्रिक्स देगा। तो आपका जब भी किसी दो मैट्रिक्स को सम करते हैं या माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं, ऑर्डर एकदम सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसा मैंने बताया कि जो मिडिल वाले एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट, वो कैंसिल आउट हो जाता है, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का लास्ट, ये न्यू ऑर्डर होता है, आपकी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और यही आपका आउटपुट मैट्रिक्स जो आंसर निकलने वाला है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी यही होना चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट स्पेस मॉडल। अब इनका यूज किस तरीके से करना है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।